क्या एक वोटर लिस्ट रिवीजन सिर्फ एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज होती है, या कभी कभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का सिग्नल भी बन सकती है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि एक इलेक्टोरल प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स यूज करनी पड़े? वेस्ट बंगाल में इस वक्त एग्जैक्टली यही डिबेट चल रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर इलेक्टोरल रोल से 61 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं और लगभग 60 लाख वोटर्स को एडजुडिकेशन के प्रोसेस में डाल दिया गया है। सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा और इवन आर्टिकल 142 का यूज करना पड़ा टू प्रिवेंट व्हाट इट डिस्क्राइब्ड एज इरिवर्सिबल डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। तो सवाल सीधा है, क्या इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल में ऐसा प्रोसेस क्रिएट कर दिया जहां डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जुडिशरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल टूल्स यूज करने पड़े? और एक और अनकंफर्टेबल क्वेश्चन भी उठ रहा है कि क्या ये एक्सरसाइज जनरली न्यूट्रल थी या फिर इसका इम्पैक्ट डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से मुस्लिम पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स पर पड़ा है? हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है। अथॉरिटीज का कहना है कि रिवीजन एक्सरसाइज का पर्पस था इलेक्टोरल रोल को क्लीन अप करना और अनमैप्ड और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी केसेस को आइडेंटिफाई करना। ये टर्म्स सुनने में काफी टेक्निकल और न्यूट्रल लगते हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर एरर या डेटा मिसमैच हो गया हो। लेकिन जब नंबर्स और ज्योग्राफी को देखा जाता है तो पिक्चर थोड़ी डिफरेंट लगती है। डेटा शो करता है कि स्क्रूटनी का बर्डन सबसे ज्यादा कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स पर कंसंट्रेट हुआ है, स्पेशली मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स जहां मुस्लिम पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट है। मालदा में मुस्लिम्स पॉपुलेशन का थोड़ा सा ज्यादा देन हाफ हिस्सा है और यहीं 8 लाख से ज्यादा वोटर्स एजुडिकेशन के प्रोसेस में चले गए। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम्स रफली 2/3 पॉपुलेशन है और वहाँ 11 लाख से ज्यादा वोटर्स स्क्रूटनी में आ गए। दोनों डिस्ट्रिक्ट्स मिलकर पूरे स्टेट के एजुडिकेशन केसेस का ऑलमोस्ट 1/3 रिप्रेजेंट करते हैं। जब एक वेरिफिकेशन ड्राइव का फोकस इतना शार्पली एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पर कंसंट्रेट हो जाए तो नेचुरली सवाल उठते हैं कि क्या ये सिर्फ टेक्निकल कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और डीपर डायनामिक्स का रिजल्ट। अब लीगल फ्रेमवर्क के पर्सपेक्टिव से देखें तो इलेक्टोरल रोल को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसके अपॉइंटेड ऑफिसर्स पर होती है। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को स्पेसिफिकली ये पावर दी गई होती है कि वो फील्ड इंक्वायरीज कंडक्ट करे और लोकल वेरिफिकेशन के बेसिस पर डिसीजंस ले। इंडिया जैसे डाइवर्स सोसाइटी में जहां डॉक्यूमेंटेशन कभी कभी इनकम्प्लीट या इनकंसिस्टेंट होता है, फील्ड इंक्वायरी ही वो मैकेनिज्म होता है जो सिस्टम को ग्राउंड रियलिटी से कनेक्ट करता है। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में ये लोकल डिस्क्रेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दी गई है। बहुत से केसेस जहां लोकल ऑफिसर्स ने ऑलरेडी वेरिफिकेशन करके डिसीजन ले लिया था, उन्हें दोबारा रीओपन करके एजुडिकेशन के प्रोसेस में भेज दिया गया और ये सब उस वक्त हुआ जब कोर्ट्स ने डायरेक्शन दिया था कि सिर्फ पेंडिंग मैटर्स ही एजुडिकेशन में भेजे जाएं। फील्ड वेरिफिकेशन जो ट्रेडिशनली इलेक्टोरल इंटीग्रिटी का बैकबोन माना जाता है, वो प्रैक्टिकली सस्पेंड हो गया। डॉक्यूमेंट्स को चेकलिस्ट बना दिया गया और वो चेकलिस्ट भी कंटिन्यूसली चेंज होती रही। एक स्टेज पर वोटर रोल एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट माना गया, फिर आधार डिमांड होने लगा, फिर एडिशनल प्रूफ ऑफ पेरेंटेज या रेसिडेंस मांगा गया। हर रूल चेंज के साथ ऑनलाइन पोर्टल में भी सडन मॉडिफिकेशंस आते रहे। अब सिस्टम के अंदर काम करने वाले ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग पोर्टल में ऑप्शन सडनली डिसअपियर हो जाते थे, अपलोड बटन्स डिसेबल हो जाते थे और फाइल्स फ्रीज हो जाती थी। मतलब अगर किसी वोटर के पास बाद में एडिशनल डॉक्यूमेंट आ भी जाए तो ऑफिसर के पास उसको अपलोड करने का ऑप्शन नहीं होता था। रिजल्ट ये हुआ कि जेन्युइन वोटर्स एक डिजिटल लिम्बो में फंस गए। उन्हें फॉर्मली रिजेक्ट भी नहीं किया गया और एक्सेप्ट भी नहीं किया गया, बस उनका नाम करंट इलेक्टोरल रोल से टेम्परली वैनिश हो गया। अकाउंटेबिलिटी का स्ट्रक्चर भी अनयूजुअल था। रोल ऑब्जर्वर्स जो केसेस रिव्यू कर रहे थे, उनके रिमार्क्स काफ़ी जेनरिक और एडवर्स थे। कभी कभी लो डिस्क्रिपेंसी केसेस में भी नेगेटिव कमेंट्स आ जाते थे, लेकिन उनके रीजनिंग को क्वेश्चन करने का कोई ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म नहीं था। उनके डिसीजंस का इम्पैक्ट डिसाइसिव था, लेकिन उनके डिसीजंस का रिव्यू प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। इस प्रोसेस का रिजल्ट ये हुआ कि पावर सेंट्रलाइज हो गई लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्यूज हो गई। सिचुएशन इवेंचुअली इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि जुडिशरी को इंटरवेन करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल इंटरिम डायरेक्शंस इशू किए और क्लियरली बोला कि एजुडिकेशन सिर्फ पेंडिंग केसेस तक लिमिटेड होना चाहिए और वेरिफिकेशन लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ही होना चाहिए। लेकिन रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि प्रोसेस फिर भी डिस्पोज्ड केसेस को एजुडिकेशन में पुश करता रहा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि लगभग 50 लाख केसेस एजुडिकेशन के क्यू में आ गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि इतना मैसिव नंबर ऑफ केसेस को एग्जिस्टिंग टाइमलाइंस में रिजॉल्व करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तब जुडिशरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लेने पड़े।
हंड्रेड्स ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स को रीअसाइन किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई कि एडिशनल सिविल जजेस डिप्लॉय किए जाए और ज़रूरत पड़े तो झारखंड और उड़ीसा से भी सर्विंग ऑफिसर्स रिक्विजिशन किए जाए। सबसे सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 इन्वोक किया। कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो वोटर्स फरवरी 28, 2026 के बाद सप्लीमेंट्री लिस्ट में इंक्लूड होंगे उन्हें फाइनल इलेक्टोरल रोल का पार्ट माना जाएगा। आर्टिकल 142 नॉर्मली तब यूज होता है जब कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करना होता है और एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क सफिशिएंट नहीं होता, और जब डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स यूज करने पड़ जाए तो वो खुद एक इंडिकेशन होता है कि सिस्टम में कहीं सीरियस स्ट्रक्चरल इशू एग्जिस्ट करता है। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रॉब्लम का रूट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का डिजाइन में ही था। प्रोसेस ने लोकल वेरिफिकेशन और सोशल रियलिटीज को प्रायोरिटाइज करने के बजाय एल्गोरिदमिक फ्लैग्स और डिजिटल डिस्क्रिपेंसीज पर ज्यादा रिलाई किया। लेकिन इंडिया जैसे सोसाइटी में जहां माइग्रेशन कॉमन है, इनफॉर्मल हाउसिंग कॉमन है और डॉक्यूमेंटेशन लीनियर नहीं होती, वहां डिजिटल इरेगुलरिटीज को सस्पेशन का बेसिस बनाना रिस्की हो सकता है। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट इस फेनोमेनन को प्रोसीजरल हार्म कहते हैं, यानी एक्सक्लूजन ओपनली अनाउंस नहीं होता, लेकिन रूल्स ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि आउटकम प्रिडिक्टेबल हो जाता है। सप्लीमेंट्री लिस्ट के थ्रू अगर नाम इवेंचुअली वापस आ भी जाए तो इमीडिएट लीगल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन ट्रस्ट का जो इरोजन होता है वो ईजिली रिपेयर नहीं होता। अब वेस्ट बंगाल का ये एपिसोड शायद इसीलिए इम्पोर्टेंट वार्निंग माना जा रहा है। ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शंस कंडक्ट करने का नाम नहीं है। डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशंस और सिटीजन्स के बीच ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है, और जब एक वोटर को अपनी प्रेजेंस रिपीटेडली प्रूव करनी पड़े तो वो सिर्फ बैलेट लूज नहीं करता, वो सिस्टम पर फेथ लूज करता है। और शायद इसीलिए आज सबसे अनकंफर्टेबल सवाल यही है कि अगर एक डेमोक्रेसी में मिलियन ऑफ वोटर्स क्वाइटली लिस्ट से डिसअपीयर हो सकते हैं और इस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स यूज करने पड़ते हैं, तो फिर डेमोक्रेसी का रियल टेस्ट एग्जैक्टली क्या है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।